कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। The Trump administration has been very forthright in putting forward its foreign policy outlook as America first. Now, where we are concerned, we have a view of India first. लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है वो हिंदुस्तान के तकरीबन 3, साढ़े 3 या 4 दिन के दौरे पे पहुंचे हैं। अमेरिका समझ ले इशारा, रूस से तेल लेता रहेगा भारत। मार्को रूबियो के सामने जयशंकर ने कह दी बड़ी बात। उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% रखा कि अगर इंडिया चीपर क्रूड ऑयल लेना चाहे तो वो ले सकता है। आज कैसे क्या तकरीर किया उसने क्या दिखे हम और हिंदुस्तान। उन्होंने कहा बेसिकली ये जो दौरा है मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बेसिकली रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट ट्रंप का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का। जहां क्वाड का समिट है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर वहां पे हैं, हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, इन सबकी मुलाकात तो होगी। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो ये सारी चीजें होती हैं। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटक खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। और 4 बार कॉल का जवाब ना देना, या 4 बार एक सुपर पावर का फोन आ रहा है आपको और आप उससे बात नहीं करते। और दूसरा उन्होंने ट्रंप को उन्होंने इनवाइट भी कर लिया, मोदी साहब को। ठीक है जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। लेकिन पाकिस्तानी निजाम की दुनिया में क्या साख है, पाकिस्तानी सियासतदानों की क्या औकात है मुल्क के बाहर। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान में जो एक सर्द महरी थी, जो एक कोल्ड सा रिलेशनशिप चल रहा था गुज़श्ता 1.25 बरस से, उसमें अब बहुत बेहतरी आ रही है। जो इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस दैट साहब? चीमा साहब, आपने बल्कि इसकी बिगिनिंग में आपने खुद भी इसको ऐड कर दिया है कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना, हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुसन तो है, आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुसन इस तरह है कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% रखा, हमारी 7% ग्रोथ जो होगी 2। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो ये सारी चीजें होती हैं। यही एक मेरे ख्याल में। अब देखें, ये सारा ना सिर्फ भारत आज ये जिस आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें, इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। देखें, टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से। इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे, डर रहे। तीसरा दिन है, हमारे जो बुजुर्ग और ज़हीफ जिनको कोई पता नहीं है, मैं उनको कहता हूं, तो वो तीसरा दिन है, CNN डर के बातें कर रहा है कि हम ईरान के साथ करें, क्या करें, क्यों करें, किस तरह करें। तो ये इस तरह के हालात अगर हो तो फिर भारत को मैं समझता हूँ, हैट ऑफ टू दैट, माय हैट ऑफ, उनको मैं समझता हूँ कि दे आर डूइंग इट, दे आर फिलिंग अ गैप। एक इंटरनेशनल वैक्यूम है इस वक्त सुपर पावर्स का, वो इस तरीके से कि 12वां साल चल रहा है इस वक्त के बराक ओबामा साहब अमेरिका को चला रहे हैं, 12 साल। अब 8 साल उनके अपने और 4 साल बाइडेन साहब के। और ओबामा साहब है क्या?
इनको बड़े अरसे से पुतिन कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रेसिडेंट शी बड़े अरसे से इनको कैलकुलेट कर चुके हैं कि इन तेलों में तेल नहीं है। तो वो जब इन तेलों में तेल नहीं है तो किसी ने वैक्यूम तो वो फुल करना है, और भारत बड़ी खूबसूरती से कर रहा है, अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली वो बना रहा है टू बिकम सिक्स्थ सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। और यूनाइटेड नेशन में अपनी ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की सीट कंफर्म कराएंगे अगले वो, बल्कि वो उसमें आगे जाएंगे। बल्कि आपको इलॉन मस्क की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए जो कल परसों उन्होंने दी है कि भारत को जो है आगे इंटरनेशनल रोल अदा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके साथ मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि ज्यादती है भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करना। पाकिस्तान का कंपैरिजन इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान से बनता है। IMF ने क्यों था साहब, इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है हमसे। पॉपुलेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल एक फैक्टर है, सिर्फ एक पॉइंट में तार साहब, 800 मिलियन लोगों को नरेंद्र मोदी ने पिछले स्टेट इलेक्शंस में कहा है कि हम आटा देंगे, वीट देंगे। मतलब अगर 400-500 मिलियन लोग बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं तो दैट डजंट मीन बाकियों को भी तो बेहतर जिंदगी गुजारनी है ना। अब इन फैक्टर्स को भी बहुत सारे लोग जो हैं वो करते हैं, मद्देनजर रखते हैं। इसमें भी थोड़ा कमेंट करें तार साहब। चीमा साहब देखें, सारी चीजें डिफ्यूज हो जाती हैं जब अगले चैलेंज कर दें कि 2030 तक 7 ट्रिलियन किया जाए, चंद्रयान भेज दें, डिफ्यूज हो जाता है, सन के ऑर्बिट्स में अगले पहुंच जाएं, सारा कुछ डिफ्यूज हो जाता है। अमेरिका में 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उनके भारतीय निजात हो, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का भारतीय निजात हो, डिफ्यूज हो जाता है। तीसरी बात यह है कि उनकी टक्कर का स्कूल एक भी, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात बताना चाहूँ, लोग कहते हैं जिनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता उनको MIT में मिल जाता है। तो चीमा साहब इन चीजों के साथ ना दर हकीकत आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। अब आप उनके साथ किधर जाएंगे? आप वो तो बहुत आगे जा चुके हैं आपसे, वो तो 100 साल का गैप दे चुके हैं आपको, वहां कहां जाएंगे आप? जो मैं अगली बात करने लगा था मेरी बात नहीं है, वो बात IMF की है आज जो उन्होंने कहा है कि भाई आपकी तो 2.5% पे ग्रोथ है, उसमें से भी वो 0.5 नीचे गिरा रहे हैं। आपकी ये IMF की रिपोर्ट है, 2.5% ग्रोथ है आपकी, आपका कंपैरिजन 7% है। किस तरह की नेशनलिज्म के आपके हालात मौजूद है, मैं मेंशन कर देता हूं। चलिए बात करते हैं, नेशनलिज्म पे आ चुकी है। आपका एक बंदा, आपका एक एंकर जो इस वक्त वाशिंगटन DC के आसपास ही फिर रहा है, जो आज से 3-4 साल पहले पाकिस्तान के हर कैंट में और हर फ्रंट मोर्चे पे जाकर फौजियों के झोलियों में बैठ के वो प्रोग्राम किया करता था। रहील शरीफ साहब के लड़के का वो दोस्त था बड़ा खास, उसके पास स्पेशल पास थे हर जगह के एक्सेस के। उसने कहा है अच्छा होता सियालकोट 65 में अलग हो जाता। ये आपका नेशनलिज्म, शर्मिंदगी। और दूसरा बंदा जो है, जो ISPR का फेवरेट था, उसके पास भी लाइसेंस था हर जगह जाने का, हर जगह जाने का वो बंदा। वो कहता है और डॉक्टर है, डॉक्टरों जैसी उसने बात की, मैं डॉक्टरों को मैकेनिक ही समझता हूं जो MBBS डॉक्टर है। उसने बात फेंकी, उसने कहा मेरे पापा जी को चाहिए था 1957 में चले जाते पाकिस्तान छोड़ के, तुम्हें रोका किसी ने? दोनों लोग जो है इस वक्त, दोनों फॉरेन सिटीजन। चीमा साहब मैं भी फॉरेन सिटीजन हूं, लेकिन आई ब्रीथ पाकिस्तान। मेरा उस मिट्टी के साथ रिश्ता नहीं टूट सकता। मैं बार बार ये कहता हूं, मैं पैदा पाकिस्तानी हुआ था, मरूंगा पाकिस्तानी। मुझे उस सिस्टम से नफरत है, लेकिन मेरी मादरे मिल्लत है, मैं रोजाना लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, मेरी मादरे मिल्लत। चीमा साहब ये आपके नेशनलिज्म के हालात है। और जिस बंदे के लिए कौम पागल है उसके सुन ले हालात। वो कहता था इस चोरों से अच्छा इसके ऊपर एटम बम मारा जाए, नौज़ुबिल्लाह। ये उसके अल्फाज हैं, आपके मुर्शिद के, इमरान खान के अल्फाज हैं कि इन चोरों से बेहतर है इस मुल्क के ऊपर एटम बम मार दिया जाए। चीमा साहब मुल्कों की तरक्की के लिए मैंने आपको बताया था, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। आपको इंपोर्ट करना चाहिए कहीं से नेशनलिज्म, अगर लोकल नहीं मिल रहा, लोकल नहीं बन रहा। मैं बता रहा हूं आपको, इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं है, कोई इंपोर्ट करे, कोशिश करें कहीं बाहर से खरीद के कोई पाकिस्तानी ले, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तानी ही बचा सकता है। जो तली पर रख के आए, वो कहा मैं तली पर रख के आया, नाउ आई विल सी हाउ समबडी चैलेंज पाकिस्तान। ये 76 साल आपने जो इसके साथ मजाक किया ना, आज मैं बल्कि आपके इस प्रोग्राम में एक और चीज शेयर करना चाहूंगा। मेरी नजर से गुजरी है मौलाना अबू कलाम आजाद की 13 प्रेडिक्शंस उन्होंने की थी पाकिस्तान के बारे में। एक एक चीज सच साबित हुई, एक एक चीज। मैं हैरान हूं, द मैन वाज सो विजनरी। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान का टूटने का उन्होंने प्रेडिक्ट किया, उन्होंने मुहाजिरों को यहां जलील किया जाएगा, ये उन्होंने प्रेडिक्ट किया। उन्होंने यहां तक प्रेडिक्ट किया कि कायदे आजम और लियाकत अली खान के बाद यहां कोई सेंसिबल लीडर पैदा नहीं होगा। ये अबुल कलाम आजाद कह गए थे। उन्होंने कहा था ये इस्लाम को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान बना रहे, ये इस्लाम को धोखा देंगे, यहां फिरके बनेंगे, यहां से अकलीतें निकाली जाएंगी। एक एक चीज प्रूव हो चुकी, एक एक चीज प्रूव हो चुकी। चीमा साहब आपने मजहब के नाम के ऊपर जो क्या कुछ नहीं किया, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था अबुल कलाम आजाद। और आज देख लें आप क्या, आपका कंपैरिजन तो बनता ही नहीं, बल्कि अफगानी आपका मजाक उड़ा रहे हैं, इस वक्त मजाक उड़ा रहे हैं आप।
कभी आप कहते हैं हम चाय पीने जा रहे हैं, कभी आप कहते हैं हम कैबिनेट वहां बनाएंगे, कभी आप इस्लामाबाद में तालिबान के झंडे लगाते हैं, फिर वो टीटीपी आपके अंदर घुस के मारती है, आप उनकी मिन्नतें करते हैं हमें इनसे बचाओ, उन्होंने बचाया, बचा रहे हैं आपके साथ। आज वो इंडिया के साथ है, आपके साथ नहीं है। आप ये समझते रहे कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट जो सारी खराब हो चुकी, नहीं हुई, बल्कि आपके बॉर्डर के ऊपर आज सऊदी अरेबिया और इंडिया इज डूइंग द नेवल एक्सरसाइज नियर योर बॉर्डर्स इन कराची। और आपकी डिप्लोमेसी किधर है, आपकी फॉरेन पॉलिसी किधर है आज? आप कभी सोचा किसी ने कोई शर्मिंदा ही हो जाए आके टीवी पे कि यार मैं शर्मिंदा हूं आज तक? लेकिन चीमा साहब कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे एक याद आई है, मैं मेंशन करना चाहता हूं, आपकी नाकामियों की सबसे बड़ी नाकामी, इसकी भी प्रेडिक्शन भी अबू कलाम आजाद ने की। उसने कहा था ये मजहबी नहीं है, मुआशी तौर पे ये पाकिस्तान बना रहे हैं, मजहबी नहीं है। और फिर उसने कहा था कि जो मुसलमान बिजनेसमैन है ये मुगलिया सपोर्ट के बगैर बिजनेस नहीं कर पाते थे, दे आर अंडर थ्रेट राइट नाउ, दे वांट टू मेक पाकिस्तान। ये फेल बिजनेसमैन है ये सारे मुसलमान, ये प्रेडिक्ट किया था अबू कलाम आजाद ने, क्योंकि इनको हमेशा सपोर्ट होती थी मुगलों के पीछे से, और जब मुगल नहीं रहे तो फिर वो बिजनेस नहीं कर सके, बिजनेस में फेल हो गए थे। फिर वो आके उन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो कर रहे हैं इसके साथ आपके हालात पता है। आप इस वक्त एक भी पाकिस्तानी नहीं है वहां, सारे के सारे आप लंदन बेस हैं, दुबई बेस है, फराडिया इकट्ठे हैं आप सारे के सारे। चाहे अफसर है गवर्नमेंट में वो भी फराडिया, जो बाहर है वो भी फराडिया। कैरेक्टर नाम की चीज कोई नहीं है, किरदार साजी आपने बंद कर दी। पता नहीं चीमा साहब आपकी डायरेक्शंस क्या हो रही है, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि आपके शहरियों को रेस्क्यू भारत कर रहा है। ईरान आपके शहरियों को नारे मार मार कहता बाहर निकलो, पाकिस्तानी खेड़े, उन्होंने गोली मारने से पहले पूछा था। ईरान में जो गोलियां मारी थी उन्होंने रैंडम नहीं मारी, उन्होंने कहा पाकिस्तानी बाहर साइड से निकले हो। और ये आपके हालात, और आपकी खबर भी कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात है खबर भी नहीं देते ना। आपको एक सीक्रेट पता नहीं किसने बता दिया है कि अगर टीवी पे चैनल पे या कहीं खबर नहीं आएगी दुनिया को पता ही नहीं चलेगा। आप ये गलत फहमी, आप अगर इंटरनेट की तारें ढीली कर देंगे तो दुनिया कंट्रोल हो जाएगी, ये आपको पता नहीं किसने बता दिया। आपको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में चीमा साहब, आप समझते हैं हमने दुनिया को बेवकूफ बना रखा है। आप समझते हैं कि दुनिया नाक में रोटियां डालती है, दांतों में मुंह में नहीं डालती। ये सबसे बड़ा आपको प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा। लेकिन ये कि इस वक्त आपके लोग तो दुआएं कर रहे होंगे यार कि पाकिस्तान अमेरिका जो है ईरान के साथ कुछ छेड़े, हमारी लॉटरी निकले, को आर्मी बेसे वहां से ड्रोन उड़ाने के लिए आए, अमेरिकन को डॉलर शालर लेकर आए। इस वक्त दुआएं हो रही देगे चढ़ा रहे हो, मनता मान रहे हो। तो दुख वाली बात यह है कि आज मैं जो एक आर्टिकल पढ़ रहा था बिलखसूस इस हवाले से कि सियासतदान, मैं तो उनको सियासतदान मानते नहीं, क्योंकि सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के पेट से पैदा हुए हैं और उन्हीं की मर्जी से चलते हैं। लेकिन आज ये बात मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम है। सिस्टम क्यों नहीं चलता? क्योंकि पाकिस्तान में सिस्टम को कामयाब होने ही नहीं दिया जाता। ये कई लोगों के फायदे में है कि साल डेढ़ के बाद इनको जूते मार के बदनाम ये हो, मलाई खाते कोई और हैं, और ये सामने जलीलो ख्वार करके रजीम चेंज करके तो साइड पे कर देते। लेकिन ये क्या है, ये वो क्यों नहीं सोचते? मैं बल्कि आज ये सोच रहा था कि जो भी है कमांड में है तो कोई पाकिस्तानी ना, कोई क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान कहां जा रहा है इस वक्त, वेयर आर यू गोइंग? बल्कि मैं देखिए अगले दिन हैरान था जब एक किसी का सुन रहा था मैं बात, बल्कि अनवर मकसूद साहब का इंटरव्यू ने मुझे बड़ा अपील किया है। उसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक बात ये भी की, उन्होंने कहा शायद पाकिस्तान के पास आइटम बम ना होता तो शायद आज कामयाब हो जाता, शायद आइटम बम शायद हमला कर देता डॉक्टर साहब अब तक तो हमला करके तो फारग हो जाता ना। बांग्लादेश पे भी तो हमला किया था उन्होंने। किन्होंने? बांग्लादेश भी तो देखे ना, भारत के साथ उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, बल्कि जाकर उनको लोन देते हैं। आपके ऊपर हमला अच्छा देखें, ठीक, इंडिया को एक साइड पे कर दें, अफगानिस्तान आपके साथ क्या नहीं कर रहा, टीटीपी का वो एक और सिचुएशन है। आपको पता है इस वक्त इंडिया के जितने बॉर्डर हैं, ये चीमा साहब आपके पास एटम बम मौजूद है, पहले ये कंफर्म करें। पड़े फिक्र ना करो, देखें दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਪਈ ਆਪਣਾ। मुझे एक बात बताएं, जब वाजपेयी साहब ने चेक किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं, उन्होंने टेस्ट किया था। LK अडवाणी साहब जो बीजेपी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा जी हमने खित्ते का बैलेंस बदल दिया है। ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान ने, देखें तार साहब ये भी नेशनलिज्म हमारी कौमियत है, हमने वो करके और जवाब दे दिया देखो मरना जीना किस्मत है, लेकिन साढ़े को गोला बारूद पूरा है, ठीक है, वो हमारे खराब है लेकिन छटांगे नहीं, ये ज़हन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन चीमा साहब हो सकता है इसी वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे। साहब मैंने आपको उस दिन मिसाल दी थी, अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स अपना प्रोग्राम डिसमेंटल ना करता तो रशिया कभी जुर्रत ना करता। देखिए हम इंटरनल मसले हल कर सकते हैं, आज भी कुछ नहीं कर यूक्रेन। आज भी यूक्रेन ने जितना पैसा अमेरिका और यूरोप से बनाया इस वक्त आप सोच नहीं सकते, और आपकी भी सिचुएशन बिल्कुल उसी तरह मिलती है। आपने पैसा बहुत बनाया, वो हमारे हालात ही ऐसे हैं। क्या यूक्रेन के पास होता भी ना अगर एटॉमिक एसेट्स, उन्होंने वो भी बेच देने। आपको पता है जितनी करप्शन वो कर रहे हैं इस वक्त,
जिन्हें गोले बारूद के ऊपर कितनी करप्शन इस वक्त वो कर रहे हैं। चीमा साहब दर हकीकत न्यूक्लियर प्रोग्राम पे एक कमेंट, चीमा साहब अमेरिका के पास कितने एटॉमिक एसेट्स हैं? वो तो हजारों में है, कोई 10,000 के करीब। फिर साडे पठान भाईजान ਜਿਹੜੇ ਨਸਵਾਰ पे खांदे ਨੂੰ जुतियां मार के अफगानिस्तान चो कढ़िया किवें उन्होंने? दरअसल वो एक और चीज है, वो इसको देखिए, हमने जो पावर को मेजर करने के बड़े इंडिकेटर होते हैं। देखिए पाकिस्तान ने एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से डिस्पेल किया था कि उस वक्त हमारे मौलवी कहते थे जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन है ये आलम इस्लाम का न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने और डिसीजन मेकर्स ने बड़े अच्छे अंदाज से इस चीज को समझाया कि नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए है। सो हम जो ये कर रहे हैं ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, और सिर्फ भारत का, ये भारत ने देखिए हम एक टर्म बोलते हैं तारड़ साहब जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी डायलेमा, when one gets secure other gets insecure। सो हमारा क्योंकि इंडिया के साथ मसला था, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, पाकिस्तान ने भी बना लिया। अब इसको कहते हैं, अच्छा तारड़ साहब एक पॉइंट यहाँ पे मैं रेज करूं, 2019 में, मैं अमूमन आप बोलते हैं 2019 में जब 20 में जब मोदी साहब ने चाइना ने LAC के ऊपर अटैक किया और फौजी मरे, 2019 में पाकिस्तान पे उन्होंने किया, तो डॉग फाइट में जब उनके जहाज गिरे उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने और उनकी कैबिनेट ने फैसला किया कि हमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करनी है। उससे पहले वो कहते थे जंग तो होनी को नहीं, करना क्या है, हमने एक चीज की है, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी आ गई थी। फिर बाकी अगू नवाज शरीफ, इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट पंगे लेंदी मुल्क के नाल, फिर इंज होना तारड़ साहब जो तमाशा लगा, लेकिन हम खड़े तो रहे हैं। नहीं खड़े कितने खलोते हो, मैंने तो समझ नहीं आती तुम कितने खलोते हो, लता थोड़ियां हैंड को नहीं तले। लेकिन चीमा साहब अच्छा उसमें एक सबसे बड़ी बात ये, तो फिर चले मुझे ये समझ आ गया आपने भारत को डरा लिया, तो ये अफगानिस्तान को क्यों नहीं डराते? रोजाना घुस के मार रहे हैं आप। तो साढ़े ते प्रासन सानू की पता सानू सीधा हो जाना है। चीमा साहब आपके साथ, अच्छा ईरानी भी आपके साथ ठीक नहीं है, अफगानी भी ठीक नहीं है, इंडिया भी ठीक नहीं है, आप सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप किधर है? आप हैं हमारा कैलकुलस खराब हो गया, अब हम दोबारा सोच रहे हैं हमें क्या करने की जरूरत है, ये हम मानते हैं। मैं अगले दिन मैंने आपको अर्ज किया था कि जब तक आप दुबई, लंदन, टोरंटो की जान नहीं छोड़ेंगे आपका कैलकुलस ठीक नहीं। यस, ये बात मैं जरा फॉलो कर रहा था जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दौरा जो है इंडिया का, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा जी कि जो रशिया का जो ऑयल जो हम जो तेल इंडिया आ रहा था वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं थी ये चीज़, ये ब्रॉडर प्रेशर हम रशिया के ऊपर डाल रहे थे। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर इंडिया चीपर क्रूड ऑयल लेना चाहे तो वो ले सकता है क्या? दिस इज व्हाट ही सेइंग। बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी सिचुएशन है। दूसरी मुझे ये भी चीज़ नज़र आती है कि उन्होंने एक बात की है मार्को रूबियो ने, दैट वाज वेरी अगेन बिल्कुल अंदाज मामलात चीज़ें चेंज उन्होंने कर दी हैं। उन्होंने कहा बेसिकली ये जो दौरा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट ट्रंप का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये विजिट है, वो एक रिलेशनशिप है। वो कहते हैं जी ये तो रिलेशनशिप ही बड़ा डिफरेंट नेचर का रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मोदी साहब हैं और जो ट्रंप साहब हैं वो तो आपस में बडीज हैं, और ये दोस्ती जो है ये तो पुराने वक्तों की है, जब ट्रंप जो है वो पहली दफ़ा सदर बने थे। समझ रहे हैं बात? ये जरा सुनिएगा। Is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here. ठीक है जी, वो कह रहे हैं जी तो ये रिलेशनशिप ही बहुत ज़बरदस्त है हमारा, हमने तो रिलेशनशिप ही बहुत ज़बरदस्त है। 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स की हैं इंडियन कंपनी ने अमेरिका के अंदर, अब ये दानी साहब की भी 10 अरब डॉलर जा रही है। ठीक है जी, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है जिसको देखने की ज़रूरत है। बल्कि वहाँ पे उन्होंने ईरान के हवाले से भी बात की है, ईरान के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा भैया ईरान भी जो है वो वहाँ पे हम अच्छी खबरें जो है वो आ रही हैं। तो मार्को रूबियो का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, बल्कि रिसेंटली आपने शायद देखा होगा कि जो डीजे भी थे बने हुए, आई थिंक अपनी किसी फैमिली शादी के इवेंट के अंदर, तो बहरहाल वो भी एक उसकी भी बातें जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब सवाल ये है कि पर्सनल रिलेशनशिप है, अच्छा क्या पर्सनल रिलेशनशिप अगर है तो क्या उसमें होने जा रहा है? अगर ये पर्सनल रिलेशनशिप है तो इसमें क्या होने जा रहा है? क्या कोई रीसेट होगा? क्या कोई नई चीज़ होगी? इट्स अ क्वेश्चन ना। ये चीज़ देखने वाली है और समझने वाली है और सुनने वाली है। मैं तो इसको थोड़ा स्टडी करना चाहता हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट क्या होगा।
मुझे एटलीस्ट ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है कि इम्पोर्टेंट क्या है। और कहीं ना कहीं पे आपको पता है कि जो लीडरशिप है अमेरिका की, वो ये महसूस करती है कि हमें इनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक रखने चाहिए, लेकिन वो ये भी महसूस करते हैं कि वो जो चीज़ें थी, वो जो रेसिप्रोसिटी अमेरिकन चाहते हैं वो नहीं मिलेगी। ठीक है जी। और दूसरा उन्होंने ट्रंप को उन्होंने इनवाइट भी कर लिया, मोदी साहब को। ठीक है जी। आप देखेंगे कि मोदी साहब कब जाते हैं, लेकिन मैसेज तो आ गया ना, इनविटेशन तो आ गया। तो ये एक होता है कि इनविटेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से है, हो सकता है इंडिया चला जाए कुछ देर के अंदर, और हो सकता है जयशंकर साहब कहेंगे सर बिल्कुल चलते हैं, मामलात बिगड़ने से पहले हमें संभाल लेने चाहिए और हमें बात जो है वो कर लेनी चाहिए। बाकी एक तो ये चीज़ है। दूसरा, वो इंडियन अपनी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात नहीं की, अपनी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे या हमारे पास क्या है देने को या हम क्या करने जा रहे हैं, पर उन्होंने बाकी बातें की हैं कि जी रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ट्रम्प साहब का और उनका वो ये है। और दूसरी अहम बात उसने की है कि जो कि इंटरेस्टिंग थी बाय द वे, उसने कहा कि भाई ये जो क्या से बोलते हैं, जो इंडो पैसिफिक है, ठीक है जी, जो इंडो पैसिफिक है, दैट इज बेसिकली द कॉर्नर स्टोन, ये कॉर्नर स्टोन है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि जनाब हमें जो है वो हमारी बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच है, या जो हम इंडो पैसिफिक, क्योंकि इंडियंस लफ्ज़ सुनना चाहते हैं इंडो पैसिफिक, उनको पता है इस चीज़ का, क्योंकि इन्होंने हमें, इनको बेसिकली इंडिया के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी वो है ही इंडो पैसिफिक, और ना कर पाए इंडिया इंडो पैसिफिक पे आ जाओ। ठीक है जी। तो जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि मार्को रूबियो जो क्या बोलते हैं अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, वो आए हैं भारत में 4 दिनों के दौरे के लिए, और वो बहुत जगह पे घूम रहे हैं, मतलब ताजमहल देख रहे हैं, कभी राजस्थान जा रहे हैं, मतलब कि इतनी तेज़ धूप में भी वो घूम रहे हैं। शायद उनको आदत है कि भाई साहब, मतलब वैसे तो उनको आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब वो तो ठंडे एरिया में रहते हैं ना, तो ठंडे एरिया में रहते हैं तो गर्मियों की आदत नहीं है, फिर वो सूट पहन के भाई घूम रहे हैं, तो भाई ये इस बात को तो दाद देनी पड़ेगी। बस सूट पहन के इतनी भीषण गर्मी में 54 डिग्री के तापमान में भाई साहब, मतलब कि वो घूम रहे हैं 54 नहीं सॉरी 46 डिग्री, 45 से 46 डिग्री के तापमान में वो भारत की गर्मी में घूम रहे हैं और गर्मी झेल रहे हैं, तो भाई हेड्स ऑफ। लेकिन भाई जो भाई उन्होंने मतलब कि भाई जो कि पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सवाल पूछा गया कि इंडियन जर्नलिस्ट द्वारा कि भाई आप मतलब कि आपके कंट्री से भारत को मतलब कि भाई एक शब्द बोला गया जो कि मतलब कि वो जो भारत को लेकर सही नहीं था, वो उसको वो शब्द आपने देखे होंगे, सुने होंगे, मतलब कुछ दिनों पहले। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मतलब कि स्टूपिड पीपल होते हैं हर जगह पे, ठीक है, ये वो, मतलब कि एक तरीके से डायरेक्टली उसने क्या बोलते हैं ट्रम्प को स्टूपिड बोल दिया कि स्टूपिड पीपल होते हैं जो कि भाई साहब ऐसे बात कर देते हैं। तो भाई साहब ये बात की बहुत बड़ी खबर बन रही है, मैंने सोचा आपको एक बार बता दूँ इस चीज़ के बारे में। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है कि मार्को रूबियो भारत के अंदर आए हैं, लेकिन भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई साहब जयशंकर जी ने, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने भाई साहब खरी सुनाई है अमेरिका को। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि देखो भाई साहब ये जो संकट आया है ना, मतलब कि पूरी दुनिया पे ऑयल संकट जो आया, ऑयल क्राइसिस जो आया है, वो भाई जो आया है ना, वो हम सब जानते हैं कि किसकी वजह से आया है। ठीक है, हम सबको साथ में मिलकर ही इस संकट से निकलना है, जैसे हम कोरोना के टाइम पे निकले थे। ठीक है, तो भाई अमेरिका हमें ज्ञान ना दे, ठीक है, कि भाई हमें किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ डील करनी चाहिए, किसके साथ में क्या फ़ायदा होता है, किसके साथ में इंटरेस्ट बेस्ड होता है। ठीक है भाई साहब, ये बात बोली है जयशंकर जी ने, और कहा है कि भाई देखो हम तो ख़रीदते रहेंगे रशियन ऑयल, हमें जहाँ पे आपूर्ति होगी वहाँ पे ख़रीदेंगे, रशिया से और ख़रीदेंगे भाई, वेनेजुएला से भी ख़रीदेंगे, अगर अमेरिका से ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी तो अमेरिका से भी लेंगे, क्योंकि भाई साहब अमेरिका तो डायरेक्टली भाई साहब वेनेजुएल ऑयल बेचेगा। ठीक है भाई साहब, सबको बेच रहा है तो हम भी बेचेगा और हम भी खरीदेंगे। बाकी हम सऊदी अरेबिया से भी खरीदेंगे और ईरान से भी खरीदेंगे, ठीक है भाई साहब, और कतर से भी लेंगे। ठीक है भाई साहब, जहाँ से हमें मतलब ज़रूरत पड़ेगी हमें एनर्जी के लिए भाई साहब, हम वहाँ से अपनी चीज़ें खरीदेंगे। साफ बोल दिया है जयशंकर जी ने, साफ बात है भाई साहब। ठीक है, अमेरिका कितना भी हमें पुश कर ले, हमें कितना भी अपशब्द बोल ले भाई साहब, वो भाई साहब मेरे को तो ये समझ नहीं आती, एक कंट्री का भाई साहब जो मतलब कि एक कंट्री का जो क्या बोलते हैं, कोई होता है इतना बड़ा बंदा, ठीक है,
वो कैसे कह सकता है भारत को, किसी को भी हेल होल, मतलब ऐसा कुछ शब्द बोल सकता है? कैसे बोल सकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आती भाई पहले तो, कि भाई मतलब कि ट्रम्प करना क्या चाहता है, ठीक है? ट्रम्प की पॉलिसी है क्या, ठीक है? मतलब कि समझ नहीं आता भाई साहब कि करना क्या चाहता है भाई ट्रम्प। क्योंकि ट्रम्प मतलब कि जो ट्रम्प जो पाकिस्तान को अब गोद में खिला रहा है, हमें पता नहीं है क्या कि भाई वो क्या करता है? पाकिस्तान को गोद में खिला के भाई साहब भारत के पीछे छोड़ देता है कि भाई साहब देखो अब तुम बोलो। क्योंकि भाई साहब जो अमेरिका और पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि भाई वो साथ में मिलकर ना बहुत कारनामे करे हैं भाई उन्होंने, ठीक है भाई? ऐसे ऐसे कारनामे करे ना कि पूछो मत। ये वही ट्रम्प है जिसने बोला था कि भाई साहब ये 33 बिलियन खा गया पाकिस्तान हमारा, और उसने हमारा कोई साथ भी नहीं दिया। ये वही ट्रम्प है जो पाकिस्तान को गोद में खिला रहा है, ठीक है भाई साहब, ठीक है? तो भाई इससे क्या पता चलता है कि भाई अमेरिका जो है ना अपने काम निकलवाना चाहता है हर किसी से, जो नहीं निकलवा पाता ना। पता है डोनाल्ड ट्रम्प की एक स्ट्रेटजी है, ठीक है? डोनाल्ड ट्रम्प की एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, कि भाई पहले तो अगर तुम्हें वो, अगर डोनाल्ड ट्रम्प की स्ट्रेटजी है कि भाई अगर किसी से उससे काम निकलवाना हो ना, तो भाई वो पहले तो भाई उसकी पहले बहुत तारीफ़ करेगा, तारीफ़ों के पुल बांधेगा, उसको चने के झाड़ पे बैठा देगा। उसके बाद भाई साहब जब वो उसकी बात नहीं मानेगा ना, तो उसके बाद उसको चने के झाड़ से नीचे गिरा के ज़मीन में ही बेइज्जत करना शुरू कर देगा। उसको ज़मीन मतलब कि ज़मीन पे ला के उसको बेइज्जत करना शुरू कर देगा, ये करने देगा, वो करने लग जाएगा। मतलब ये स्ट्रेटजी मुझे समझ नहीं आई है भाई साहब। पहले उसकी अच्छाई करो, मतलब कि उसके मतलब गुण गाओ, उसके बाद मैं उसकी भाई बुराई करने लग जाऊँ। तो ऐसा मतलब कि क्यों, मतलब कि क्या क्या है ऐसा, मतलब कि भाई क्यों ऐसा कहा जाता है? मतलब इससे पता चलता है कि भाई साहब क्या मानसिकता है भाई। अगर डोनाल्ड ट्रम्प अगर ऐसे मतलब कि किसी को बोल रहा है तो भाई वो रिलेशंस ख़राब कर रहा है ना भाई। जो पिछली जो गवर्नमेंट आई है अमेरिका के अंदर, उन्होंने भाई साहब कितनी मेहनत से भारत के साथ में रिश्ते बनाए होंगे, ठीक है भाई साहब? तो उस पर सारा पानी फेर दिया, ठीक है? मतलब कि सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, मतलब कि भाई क्या बोलते हैं, जो उनके नाटो अलाइज है, यूरोप है, उन सब से रिश्ते बनाए होंगे सबको, मतलब कि सबको, सिर्फ भारत के साथ में ऐसे नहीं कर रहा हो, वो सबके साथ ऐसा कर रहा है भाई। चाइना से शुरुआत हुई कि भाई साहब हम चाइना को दबाने के लिए टैरिफ वॉर लड़ेंगे। उसके बाद उसने सोचा कि मैं तो पूरी दुनिया को ही दबाऊंगा भाई, पूरी दुनिया पे ही मतलब कि अपने राज करूंगा, कि भाई सबको उल्टा सीधा बोल बोल के भाई। मुझे तो ये समझ नहीं आता भाई इसकी पॉलिसी लिखता कौन है? लिखता है तो भाई साहब उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, ठीक है भाई साहब? मतलब कि कुछ भी बोल देते हैं यार, कुछ भी बोल देते हैं भाई साहब। डोनाल्ड ट्रम्प की भाई क्रेडिबिलिटी ना अब ज़ीरो हो चुकी है। अगर अब चल के कोई डोनाल्ड ट्रम्प भाई कुछ बात भी कहेगा ना तो कोई मानेगा नहीं बात को यार। यही तो चीज़ होती है, क्रेडिबिलिटी खो देते हैं भाई, क्रेडिबिलिटी खो देते हैं भारत को। इसने मतलब कि डोनाल्ड ट्रम्प ने पता नहीं कि क्या क्या आप शब्द बोले। उसके बाद भाई साहब मार्को रूबियो को घेर लिया ना जर्नलिस्ट ने कि भाई साहब देखो आपकी कंट्री से भारत को ऐसा बोला जा रहा है। तो भाई साहब वो भी क्या बोलता, वो तो उसको बोल रहा था कि भाई साहब स्टूपिड पीपल होते हैं, मतलब पल्ला झटके में निकल गया। उसने डायरेक्टली नहीं कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है, ठीक है भाई साहब? बोल देता इतना ही था तो भाई, लेकिन भाई साहब उसने बोला नहीं। लेकिन भाई साहब एस जयशंकर जी ने ना मतलब कि भाई पकड़ के अच्छे से बजा दिया भाई साहब मार्को रूबियो कि भाई साहब देखो साफ बात ऐसी है कि भाई हम जो है ना भारत अपने दम पर बने हैं, किसी की मेहरबानी से नहीं, किसी के एहसान से नहीं बने हैं, ठीक है? हम जो ट्रेड करते हैं, हम जो भी करते हैं ना भाई साहब अपनी मर्ज़ी से करते हैं, और कोई माई का लाल नहीं है जो कि भाई हमको रोक सके। साफ बात है भाई, कोई माई का लाल नहीं है जो हमें रोकेगा, साफ बात है। और जिसके मन मर्जी हो रोक सके तो रोक ले, है ना? रोक सकता है तो रोक ले भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ये बात थी भाई जो अभी दौरा चल रहा है, क्या बोलते हैं, मार्को रूबियो का भारत में। तो भाई उसको लेकर, ठीक है भाई साहब? क्योंकि भाई साहब अब गर्मा गर्मी वाला माहौल हो चुका है, ठीक है भाई साहब? और भाई ये जो चीज़ है ना, ये इतनी जल्दी से सॉल्व नहीं होने वाली, ठीक है भाई? ये वही डोनाल्ड ट्रम्प जिसने कहा था कि भारत में हम 500% टैरिफ लगा देंगे। फिर उसके बाद भाई साहब क्या बोलते हैं 13-14% पे मान गया आप, 13-14% ही चल रहा है टैरिफ। अब क्यों नहीं बढ़ाता? मुझे तो ये समझ नहीं आता भाई, अब क्यों नहीं बढ़ा रहे भाई साहब भारत पर टैरिफ? बढ़ा दो ना, अगर तुम्हारी भाई साहब इतनी चलती है, इतनी वाहवाही है तुम्हारी भाई साहब, मतलब कि भाई सब कुछ सही है, तो भाई साहब बना लो ना यार अपने, ठीक है? अपने सिस्टम बना लो भाई, तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है? भारत को धमकी लगाने से भाई साहब कुछ नहीं होगा, साफ बात ये है।
भारत को धमकी लगा लोगे, भारत के तुम्हारा काम करने आ जाएगा। भारत तो अब भी कह रहा है भाई इसमें घंटे पे मारते नहीं आ रहे हम तो, बात ख़त्म। तो हम भारत तो भाई साहब देखो हमारे साथ में नहीं आने वाला, साफ बात है। भारत को आना होता तो भाई साहब मतलब कि वो 90s के दौर में ही आ रहा था, लेकिन भारत ने चुना किसको? भारत ने चुना है रशिया को। लेकिन भाई रशिया के साथ भी हमारे सिर्फ पार्टनरशिप वाले रिश्ते हैं। हमने रशिया को कभी ये नहीं कहा है कि हम तुम्हारे पड्डे में टांग रहेंगे, और रशिया चाहता भी नहीं कि भाई हमारे पड्डे में कोई आए। साफ बात तो ये है, ना चाइना चाहता है ना रशिया चाहता है। चाइना और रशिया अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, वो खुद ने इतने आत्मनिर्भर हैं, ठीक है। लेकिन अमेरिका जो चाहता है ना, अमेरिका का फंडा क्या है? अमेरिका सोचता है कि भाई साहब मैं अमेरिका में बैठे बैठे ना वॉर लड़ूँ, ठीक है। मुझे अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ना करना पड़े, जैसे अभी अमेरिका कर रहा है ना ईरान में। एयरबेस किसके इस्तेमाल हो रहे हैं? गल्फ कंट्रीज़ के। ठुकाई किसकी हो रही है? गल्फ कंट्रीज़ की। तेल किसका नहीं बिक रहा है? गल्फ कंट्रीज़ का, ठीक है। क्रेडिबिलिटी किसकी ख़राब हो रही है? अमेरिका की। इसमें आपने समझा, क्रेडिबिलिटी अमेरिका की ख़राब हो रही है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? गल्फ कंट्रीज़ का। तो गल्फ कंट्रीज़ को भाई सोचना चाहिए कि भाई साहब क्या करना है आगे। और गल्फ कंट्रीज़ अगर चाहती है कि पाकिस्तान से सिक्योरिटी ली जाए, फिर तो भाई साहब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। पाकिस्तान से अगर सिक्योरिटी लोगे तो भाई साहब समझ लेना, पाकिस्तान भाई साहब जब तक तुम उसको डॉलर नहीं फेंकोगे ना, कभी सिचुएशन पड़ गई और तुमने डॉलर फेंकने पड़े 50-60 बिलियन, तुम्हारे पैसे भी खा जाएंगे और वो तुम्हारी मदद भी नहीं करने आएंगे, क्योंकि भाई वो अमेरिका के ही चाटुकार हैं। वो अमेरिका के लिए करते हैं सब कुछ चीज़ जो करते हैं, ठीक है भाई साहब। क्योंकि अमेरिका ने उन्हें डॉलर भर भर के मतलब कंटेनर भर भर के पैसा दिया है। कंटेनर भर भर के अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसा दिया, वो उनके सगे नहीं हो पाए, तो भाई वो गल्फ कंट्रीज़ के क्या सगे होंगे? साफ बात तो ये है, ठीक है। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमसे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहे। तो आज मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।